हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे 12 जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्रिकाओं से लिए गए हैं, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एनआई में रही महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो दैनिक भास्कर और आकाशवाणी के इनपुट को भी सम्मिलित करते हैं। और ये क्लास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। डेली करंट अफेयर की क्लास शाम को 7:30 बजे आपको मिल जाती है। और इस क्लास के साथ में देखा जाए तो हम लोगों ने पैकेज की तरह इसको डिजाइन करके रखा है। यहाँ पर देखा जाए तो 25 रुपये, मात्र 25 रुपये में आप इस करंट अफेयर के पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पैकेज के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? इस पैकेज के अंतर्गत आपको पर डे वीडियो क्लास तो मिलती ही है यूट्यूब पर 7:30 बजे। साथ ही साथ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाकर रखी गई है, जिस व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको डेली प्रिंटेबल पीडीएफ सेंड कर दी जाती है, क्लास पीपीटी सेंड कर दी जाती है, 10 एमसीक्यू का प्रतिदिन टेस्ट होता है। महीने के एंड में देखा जाए तो वहाँ पर पूरे फुल महीने का करंट अफेयर का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, हमारा पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है। टेस्ट भी बाइलिंगुअल है। टेस्ट भी एक महीने के एंड में देखा जाए तो फुल लेंथ टेस्ट होता है। 100 क्वेश्चन उसमें होते हैं जो आप आसानी से जाके ऐप पर हमारे विजिट कर सकते हैं और वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए इस कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आइए चलते हैं अपने महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, टॉपिक हैं, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पर डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के बारे में। ठीक है, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण है आपके पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, प्रेस ब्रीफिंग यहाँ पर देखा जाए मार्शल ए के भारती के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस एयर चीफ मार्शल ए के भारती को प्रमोट कर अब डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है। क्या बना दिया गया है? इनको डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया। परीक्षाओं से पूछ सकता है कि हाल ही में किसे डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है। ठीक, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसको बनाया गया है? तो यहां पर आप देख लीजिए। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए के भारती को बनाया गया है। आगे देखा जाए डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ का यह एक ही पद होता है। यहां पर देखा जाए जैसे डीजीएमओ होता है। ठीक है, डीजीएमओ जो होता है मिलिट्री का, जो डीजीएमओ होता है, डीजीएमओ के 3 पद होते हैं। लेकिन यहां पर देखा जाए तो जो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, ठीक है, यहां पर देखा जाए एक ही पद होता है जो अब किसके पास है? ए के भारती के पास है। ठीक है, आगे देखा जाए एयर मार्शल ए के भारती के प्रदर्शन के लिए उन्हें कई तरह के सम्मान जैसे एक्सीडेंट फ्री फ्लाइंग के लिए 3 स्टार्स, साथ ही साथ देखा जाए तो साल 2008 में वायुसेना मेडल से और 2024 में अति विशिष्ट मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, यहां देखा जाए जो एयर मार्शल ए के भारती हैं, इनके बारे में एक पॉइंट याद रखिए कि जो एयर मार्शल ए के भारती हैं, इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से है। और जो 71वीं बीपीएससी जो लोग देने जा रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जो एयर मार्शल ए के भारती हैं, इनके बारे में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बीपीएससी में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? इनका संबंध बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर ले। यहाँ पर देखा जाए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी, ये क्लास बेसिकली जो डिफेंस सेक्टर है उसके इर्द गिर्द जो सैन्य अभ्यास है उनके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। ठीक है, चर्चा करें यहाँ पर तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानक्वेस्ट के 22वें संस्करण के भाग लेने के लिए 40 सदस्यीय भारतीय सेना की टुकड़ी मंगोलिया की राजधानी उलान बाटार पहुंच चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो मंगोलिया की राजधानी उलान बाटार में आयोजित किया जा रहा है खानक्वेस्ट का 22वां संस्करण। याद रखिए इस बार कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? 22वां संस्करण आयोजित हो रहा है। खानक्वेस्ट जो है ये बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि अमेरिका, ठीक है, और मंगोलिया के द्वारा मिलकर इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, 2 साल जब स्टार्ट हुआ उसके 2 सालों के बाद यहाँ पर ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास हो गया। जो मित्र राष्ट्र थे उन मित्र राष्ट्रों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया और ये बहुराष्ट्रीय हो गया। अब इसमें देखा जाए भारत भी हिस्सा लेता है। ठीक है, तो भारत की ओर से 40 सदस्यीय सेना की टुकड़ी मंगोलिया पहुंच चुकी है। यहाँ पर चर्चा करें मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में, यहाँ पर देखें तो 14 से लेकर 28 जून 2025 तक खानक्वेस्ट के 22वें संस्करण की मेजबानी की जाएगी। ठीक है, मंगोलिया के द्वारा ही मेजबानी की जाएगी। 14 से लेकर 28 जून 2025 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, देखा जाए यहाँ पर तो खानक्वेस्ट सैन्य अभ्यास जो था ये 2003 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका और मंगोलिया के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में स्टार्ट हुआ था। याद रखना कब स्टार्ट हुआ था खानक्वेस्ट? तो खानक्वेस्ट 2003 में स्टार्ट हुआ था। इस बार 22वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर बात कर ले 2006 से क्या हो रहा है कि 2006 से अन्य मित्र देश
ठीक है, जो मंगोलिया के और अमेरिका के अन्य मित्र देश थे वो भी इसमें सम्मिलित होने लगे, वो भी इसमें भाग लेने लगे, और तब से देखा जाए तो यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बन गया। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बन गया। यहाँ पर बात कर लें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड और मंगोलियाई सशस्त्र बल कॉन्क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के सह प्रायोजक है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो यह मंगोलियाई रक्षा बल द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कॉन्क्वेस्ट जो है इसको हर साल आयोजित किया जाता है, और ये बहुराष्ट्रीय मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय। अब भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय जो है इसके बारे में पॉइंट्स पर चर्चा करें। आकाशवाणी का इनपुट है, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय नौसेना के एक सेवानिवृत्त लैंडिंग शिप जो है आईएनएस गुलदार, आईएनएस गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और प्रवाल शैलमाल बनाने के लिए परियोजना 10 जून 2025 को सिंधुदुर्ग में शुरू हुई है। ठीक है, तो ये जो आईएनएस गुलदार है, यहीं पर भारत में पहला पानी के नीचे जो संग्रहालय बनाया जाएगा उसका निर्माण किया जाएगा, और कहां पर ये बनेगा? सिंधुदुर्ग में बनेगा। ठीक है, आगे चर्चा करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस समारोह का आभासी रूप से, यहाँ पर इस समारोह में आभासी रूप से हिस्सा लिया, और यह परियोजना देखा जाए तो दिसंबर 2025 या 2026 की शुरुआत में पूरा होने की उम्मीद है। ठीक है, इससे देश और राज्य के समुद्री पर्यावरण पर्यटन जो है इसको भी बढ़ावा मिलेगा। चर्चा कर ले। महाराष्ट्र सरकार का महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम समुद्री एवं पर्यावरण विशेषज्ञों के सहयोग से इस परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय का भी समर्थन प्राप्त है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये अंडर वाटर म्यूजियम जो है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो है, इसका निर्माण कहां पर किया जा रहा है? सिंधुदुर्ग में किया जा रहा है, और आईएनएस गुलदार पर। और आईएनएस गुलदार देखा जाए तो सेना से संबंधित, तो मैंने आपको बताया कि जो डिफेंस सेक्टर है उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर होंगे, एक्सरसाइज से रिलेटेड करंट अफेयर होंगे, आज ज्यादा होगा। पिछले 3 दिन से आप एक चीज नोटिस करेंगे, पिछला जो हम लोगों का वीडियो आया था, आज है 12 तारीख, 10 तारीख का जो वीडियो आया वो खेल स्पेशल था। ज्यादातर करंट अफेयर जो थे वो खेल पर फोकस थे। कल जो वीडियो आया उसमें ज्यादातर पर्सन इन न्यूज, ठीक, पर्सन इन न्यूज, और आज देखा जाए तो जो रक्षा क्षेत्र वाली खबरें हैं वो ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर आप करंट अफेयर को फॉलो करते हुए इन चीजों को भी देखते हुए चल सकते हैं। बात करें आगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025। जो शक्ति 2025 है ये किसके किसके बीच होती है? किन दो राष्ट्रों के बीच होती है? तो भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, याद रखना, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण। कौन सा संस्करण? 8वां संस्करण है। 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस के लॉ कैवेलरी में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कब से कब तक आयोजित होगा? तो ये 18 जून से प्रारंभ होगा, और कब तक चलेगा? 1 जुलाई तक चलेगा। फ्रांस के ला कैवेलरी में इसका आयोजन किया जाएगा, और भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास होता है। ये कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है, याद रखिए। और युद्धाभ्यास से संबंधित सवाल आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में 3 सवाल आ चुके हैं। ठीक है, तो युद्धाभ्यास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम बात कर ले। यहाँ देखा जाए तो अभ्यास का उद्देश्य दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है, ताकि वे उप पारंपरिक परिदृश्य में बहुक्षेत्रीय संचालन कर सके। साथ ही साथ यहां हम बात करें तो इस संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी। बेसिकली है क्या कि कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि दोनों देशों की सेनाओं को आपस में कोऑर्डिनेट करके, ठीक है, किसी समस्या का समाधान निकालना हो। ठीक है, तो उसमें आपस में दोनों लोग कैसे सहयोग करेंगे, संचालन कैसे होगा, तो उन सारी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। और बेसिकली जो युद्धाभ्यास होते हैं उन युद्धाभ्यास को करने का उद्देश्य भी यही होता है कि कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि दोनों देशों को आपस में लड़के, आपस में मिलके किसी के खिलाफ लड़ना है। ठीक है, किसी शत्रु देश के खिलाफ अगर कभी युद्ध छिड़ा, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अभी कभी युद्ध छिड़ा और भारत और फ्रांस को मिल के साथ लड़ना है, तो दोनों देशों की सेनाएं आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी, कैसे युद्ध लड़ा जाएगा, क्या प्रोग्राम होगा, भारत का प्रोग्राम क्या होगा, फ्रांस का प्रोग्राम क्या होगा, इन सारी बातों को युद्धाभ्यासों में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, इसी वजह से देखा जाए तो बहुत से देशों के साथ भारत युद्धाभ्यास करता है। चलिए आगे देखा जाए, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट शहर, यहां पर चर्चा कर लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट सिटी के बारे में चर्चा करें। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट सिटी कौन सी? यहां पर देखें तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को भारत का पहला शून्य अपशिष्ट शहर माना जाता है। जो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए इसको स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उसमें अंबिकापुर को स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है। ठीक है, तो इसको भारत का पहला शून्य अपशिष्ट शहर माना जाता है। शून्य अपशिष्ट शहर इसको माना जाता है।
यह विकेंद्रीकृत प्रणाली और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा घर घर जाकर कचरा संग्रहण का उपयोग करके स्रोत पर 100% कचरा पृथक्करण प्राप्त करता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो शहर ने जो लैंडफिल होती है, लैंडफिल की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है और अपने पूर्व जो डंप साइट होते थे उनको सार्वजनिक पार्क में भी बदल दिया है। यहां पर जैसे आप देखते होंगे कि शहर जो होते हैं, शहरों के बाहर पूरे शहर का जो कचरा होता है उसको कहीं ना कहीं डंप किया जाता है, पहाड़ से लगे होते हैं। लेकिन अंबिकापुर में क्या है कि अंबिकापुर में जो जीरो वेस्ट है, जितना भी कचरा निकलता है उनका पृथक्करण किया जाता है। जहां जिसको यूज किया जा सकता है, प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक की रोड भी बनती है, प्लास्टिक को अन्य सामानों में भी यूज किया जा सकता है, घर बनाने में प्लास्टिक का यूज, जो वेस्ट होता है प्लास्टिक वेस्ट, उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए देखा जाए तो गीला कचरा, सूखा कचरा सब कुछ अलग किया जाता है। जैसे आप कहीं जाते होंगे, दो तरीके का डस्टबिन देखते होंगे, हरा वाला गीला कचरे के लिए है, नीला वाला जो डस्टबिन देखते हैं वो सूखे कचरे के लिए है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखा जाए तो जो स्वच्छता प्रक्रिया है उनको अंबिकापुर जो है अपनाने में अव्वल है, और उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसको भारत का पहला शून्य अपशिष्ट शहर भी माना जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करें। अगली खबर क्या है, विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन हो गया है। आपको मैंने बताया था आज से करीब देखा जाए तो 10 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? उड़ीसा के पुरी से शुरुआत हुई थी। कहां से? उड़ीसा के पुरी से इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्चुअल यहां पर उद्घाटन किया गया था, और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ठीक, शिवराज सिंह चौहान द्वारा यहां पर उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अब इसमें था क्या कि शिवराज सिंह चौहान भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर किसानों से मिले, जो किसान संगठन है उनसे मिले, तथा किस प्रकार से भारत में कृषि को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है उन सब बिंदुओं पर चर्चा की। नए नए जो आइडियाज है, एआई का जमाना है तो एआई का प्रयोग कैसे किया जाता है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की। और अब जाकर जो ये अभियान था विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसका समापन आज हुआ है। ठीक है, आज यानी कि 12 जून, ठीक है 12 जून को यहां पर समाप्त हुआ है। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान आज समापन हो रहा है। यहां पर चर्चा करें, इस अवसर पर गुजरात के बारदौली में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी सम्मिलित हुए। यहां पर देखा जाए देश को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के स्वरूप 29 मई को उड़ीसा के पुरी से, कब? 29 मई को उड़ीसा के पुरी से यह राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हुआ था। तो याद रखना कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ, ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? ठीक है, तो इसकी शुरुआत उड़ीसा के पुरी से हुई थी, और समाप्त कहां पर हुआ है? तो ये गुजरात में समाप्त हुआ है। ठीक है, याद रखना गुजरात के बारदौली में समाप्त हुआ है। बारदौली में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इसी दौरान देखा जाए तो कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन भी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। ठीक है, चलो आगे बात करें। अगली खबर क्या है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। अब जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो यहां पर हम बात कर ले आज, यानी कि 12 जून 2025 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। यहां पर देखें, बच्चों का शोषण रोकने और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए इस वर्ष प्रयासों को तेज करने का लक्ष्य रखा गया है। यहां पर देखें थीम क्या है इस बार का, तो इस बार का जो थीम है वो क्या है? प्रोग्रेस इज एविडेंट बट देयर इज मोर वर्क टू डू, लेट्स एक्सेलरेट एफर्ट्स, ये इसका थीम है। ठीक है, तो ये थीम याद रखिएगा। परीक्षा में आपसे पूछे कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का थीम क्या है, तो थीम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। यहां पर हम बात कर ले, हुआ क्या है कि जब विश्व बाल श्रम निषेध दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है 12 जून को, उससे एक दिन पूर्व यानी कि 11 जून 2025 को देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से 11 जून 2025 को एक रिपोर्ट जारी की गई, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 में लगभग 13 करोड़ 80 लाख बाल श्रमिक थे। ठीक है, जो बाल श्रमिक हैं पूरे विश्व भर में उनकी संख्या कितना है? 13 करोड़ 80 लाख बाल श्रमिक है। ठीक है, और इनमें हम बात कर लें, इनमें से लगभग 5 करोड़ 40 लाख ऐसे खतरनाक कामों में लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 करोड़ 40 लाख बच्चे जो हैं वो खतरनाक कामों में लगे हुए हैं, जो काम नहीं करना चाहिए बच्चों को उसमें भी लगे हुए हैं ऐसे कामों में। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जिससे उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास पर
प्रतिकूल असर पड़ता है। ठीक, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आयुर्वेद के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से तैयार डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, आयुर्वेद के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर चर्चा कर ले। आयुर्वेद के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से तैयार डॉक्यूमेंट्री आयुर्वेद द डबल हेलिक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? आयुर्वेद द डबल हेलिक्स ऑफ आयुर्वेद। ठीक है, डबल हेलिक्स ऑफ लाइफ। इसका 11 जून 2025 को दिल्ली में स्क्रीनिंग किया गया। कब? 11 जून 2025 को दिल्ली में इसकी स्क्रीनिंग की गई। और यहां पर देखा जाए इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव के द्वारा। किसके द्वारा? प्रताप राव जाधव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यहां पर हम बात कर ले इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य क्या है, तो इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़े मिथकों को दूर करना और इसकी वैज्ञानिकता को प्रदर्शित करना है। साथ ही साथ देखा जाए तो 1.5 घंटे की इस डॉक्यूमेंट्री में पुरानी बीमारियों के इलाज और आयुर्वेद की भूमिका को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहां पर यह बात आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। आयुर्वेदा द डबल हेलिक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका अनावरण या उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रताप राव जाधव के द्वारा किया गया। कहां पर? दिल्ली में इसकी स्क्रीनिंग हुई। और कब हुई? 11 जून 2025 को हुई। बेसिकली आयुर्वेद के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे हम बात कर लें। भारत ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है। ठीक है, अरब सागर में। तो यहां पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने उत्तरी अरब सागर में एक संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है। ठीक है, जो रॉयल नेवी है ब्रिटेन की, उसकी जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसके द्वारा जो उत्तरी अरब सागर है यहाँ पर संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किया गया है। और यहाँ पर चर्चा करें, अभ्यास समुद्री सुरक्षा और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यहाँ पर देखा जाए भारतीय नौसेना ने बताया है कि अभ्यास 9 और 10 जून को आयोजित किया गया। यहाँ पर जो ये अभ्यास हुआ, ये देखा जाए तो 9 तारीख और 10 तारीख, ठीक है, 9 और 10 जून को इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर खास बात क्या है कि उत्तरी अरब सागर में 11 जून को भारतीय नौसेना के INS तबर और यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। ठीक है, तो 9, 10 और 11 को यहाँ पर ये युद्धाभ्यास हुआ था, जिसमें 11 जून के दिन क्या हुआ था कि INS तबर और यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एक जहाज है, उसने हिस्सा लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं HMS प्रिंस ऑफ वेल्स जहाज, इसने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे अगली खबर क्या है? सेल को प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर टियर 2 का मान्यता मिला है। ठीक है, प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर टियर 2 का मान्यता दे दिया गया है सेल को। चर्चा कर लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को सोमवार को अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, सीमा शुल्क निदेशालय नई दिल्ली से प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर टियर 2 का मान्यता मिला है। यहां पर चर्चा करें, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा शुरू किए गए प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हुए सुरक्षित और कुशल व्यापारिक वातावरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो इसका उद्देश्य मूलतः याद रखिए कि जो टियर 2 का दर्जा दिया गया है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हुए सुरक्षित और कुशल व्यापारिक वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही यहाँ पर सेल को देखा जाए तो प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर टियर 2 की मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए आगे एक एस्टेरॉइड के बारे में जान लेते हैं। इस एस्टेरॉइड के बारे में मैंने सबसे पहले दिसंबर में चर्चा की थी। ठीक है, यहाँ पर इस एस्टेरॉइड 2024 YR4 ईयर देखा जाए YR4, ठीक, यहाँ पर देखें 2032, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नासा ने चेतावनी दी है कि एक विशाल क्षुद्रग्रह एस्टेरॉइड 2042 YR4 2032 में चंद्रमा से टकरा सकता है। मतलब ये चंद्रमा से टकरा सकता है, ये क्षुद्रग्रह है। और ये पहले बताया जा रहा था कि ये क्षुद्रग्रह, इसकी संभावना जो है पृथ्वी से टकराने की है। ठीक है, और ये इतना बड़ा एस्टेरॉइड है कि जिस प्रकार से डायनासोर्स थे, डायनासोर्स जब मतलब एस्टेरॉइड टकराए तो डायनासोर्स खत्म हो गए थे, वैसा माना जा रहा था कि पृथ्वी की आधी जनसंख्या समाप्त हो सकती है अगर जो एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया तो। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि अब ये कहा जा रहा है कि संभावना इसकी ज़्यादा है कि चंद्रमा से टकरा जाए, और जब चंद्रमा से टकराएगा तो कोई आम घटना नहीं होगी, बहुत विकराल घटना हो सकता है चंद्रमा के 2 टुकड़े भी हो जाए, ऐसा वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर लें, नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने मई 2025 में इसकी कक्षा की बारीकी से निरीक्षण किया। और यहाँ पर बताया, नासा ने क्या बताया कि अब चंद्रमा से टकराव की संभावना जो है
ये 4.3% तक बढ़ गई है। मतलब यहां पर देखा जाए, अगर किसी चीज की संभावना नासा को 2% भी लगती है तो नासा उसको देखा जाए तो संभावित सूची में डाल देता है। ठीक है, अगर 3% होती है तो रेड अलर्ट भी जारी किया जा सकता है, 4% होती है तो गंभीर बात है ही है। खतरा टल जाए उतना ही अच्छा है, लेकिन 4.3% संभावना है कि ये एस्टेरॉइड जो है ये जाके चंद्रमा से टकरा सकता है। ठीक है, अभी क्या है कि अभी ये एस्टेरॉइड चक्कर काट रहा है, सूर्य के पीछे है, 2028 में पुनः प्रकट होगा, पुनः दिखेगा। और इसको खोजा कब गया था? 2024 में इसको पहली बार खोजा गया था। ठीक है, यह वही क्षुद्रग्रह है जिसे दिसंबर 2024 में खोजा गया था, और उस समय इसके पृथ्वी से टकराने की जो आशंका थी ये कितनी थी? ये 3.1% थी। उस समय कहा जा रहा था कि 3.1% संभावना है कि ये भविष्य में यानी कि 2036 के आसपास ये पृथ्वी से टकरा सकती है। 2030 से 2036 के बीच में ये पृथ्वी से टकरा सकती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी से टकराए उसकी संभावना हो गई है कम। अब ये टकरा सकता है ज्यादातर किससे? चंद्रमा से टकरा सकता है 2030 से 36 के बीच में। ठीक है, चलिए अपने अंतिम खबर पे बात करें तो भारत के लोकपाल ने एक नया आदर्श वाक्य अपना लिया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पीआईबी की खबर है। ठीक है, यहां पर देखा जाए पीआईबी की खबर है, उस पर चर्चा करें। भारत के लोकपाल की एक पूर्ण पीठ ने पुराने आदर्श वाक्य के स्थान पर नया आदर्श वाक्य अपनाया है। और नया आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य याद रखिए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है कि नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण किसका ध्येय वाक्य है? निम्नलिखित में से किस संस्थान का ध्येय वाक्य है? तो ये जो भारत का लोकपाल है, ठीक है, भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य है। और आदर्श वाक्य से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, एनटीपीसी दे रहे हो, वनडे एग्जाम दे रहे हो, पेट दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, उत्तराखंड पीएससी दे रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है जाने रहिए? अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, अजय माणिकराव खानविलकर जो है ये वर्तमान में भारत के लोकपाल है। तो आज अपने इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जो खबरों में रही, पत्र पत्रिकाओं में रही, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? वी आर चौधरी, संजय बहल, AK भारती, SP सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है, जापान कर रहा है, मंगोलिया कर रहा है या अमेरिका कर रहा है? ये कमेंट में आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय किस स्थान पर बनाया जा रहा है? कांडला में बनाया जा रहा है, कोच्चि में बनाया जा रहा है, सिंधुदुर्ग में बनाया जा रहा है या अंडमान में बनाया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत किन देशों के साथ करता है? ठीक है, अमेरिका के साथ करता है, फ्रांस के साथ, रूस के साथ या यूके के साथ कर रहा है? आगे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट शहर कौन सा है? भारत का पहला शून्य अपशिष्ट शहर कौन सा है? भुवनेश्वर है, पुणे है, इंदौर है या अंबिकापुर है? या आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? समाप्त तो मैंने आपको बताया गुजरात के बारदौली में हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा या उत्तर प्रदेश से? क्वेश्चन नंबर 7 है, 2025 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का थीम क्या है? लेट्स एजुकेट ऑल, स्टॉप चाइल्ड एब्यूज, प्रोग्रेस इज एविडेंट बट देयर इज मोर वर्क टू डू। यहां पर देखा जाए इरेडिकेट, चाइल्ड लेबर, 4 थीम दे रखे हैं यहां पर, और चारों थीम में से कौन सा थीम है जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का थीम है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? आयुर्वेद पर बनी डॉक्यूमेंट्री द डबल हेलिक्स ऑफ लाइफ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? किसने किया है? मनसुख मांडवीय ने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, प्रताप राव जाधव ने किया है या सर्बानंद सोनवाल ने किया है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? भारत के लोकपाल द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? भारत के लोकपाल द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर देखा जाए तो न्याय सबके लिए, पारदर्शिता और सत्य, नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण, सेवा और दंड। यहां पर 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है? कमेंट में बताइए। और अंतिम सवाल क्या है? अंतिम सवाल बताइए कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को श्रेणी के किस श्रेणी के AEO मान्यता मिली है? ठीक है, AEO मान्यता मिली है, टियर 1 श्रेणी के, टियर 2 श्रेणी के, टियर 3 श्रेणी का या टियर 0 श्रेणी का? तो यहाँ पर आज मैंने आपसे पूछे हैं 10 सवाल। इस वीडियो में मैंने आपसे 10 सवाल पूछे हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इन 10 सवालों को उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। रिवीजन सीरीज का फायदा आप उठा रहे होंगे, घटना चक्र के द्वारा RO रिवीजन सीरीज संचालित की जा रही है। बहुत से लोगों का डेली मैसेज कॉल आता है कि सर ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, प्लीज बता दीजिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, पिन कमेंट चेक करिएगा। पिन कमेंट में सबसे लास्ट लिंक जो लगा हुआ है वो RO रिवीजन बैच का ही लगा हुआ है।
ठीक है, वहां पर जाकर आप 339 में, क्योंकि वो मेरा रेफरल कोड है, रेफरल लिंक है, और उस लिंक से जाके आप जब परचेज करेंगे तो आपको कोर्स जो है वो 339 में मिल जाएगा। अन्यथा उसको आप सीधे ऐप से या वेबसाइट से खुद से सर्च कर रहे हैं तो आपको 399 शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो 15% आपको ऑफ मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हो उस लिंक से परचेज करते हैं। जिसके बाद आपको क्या किया जाएगा, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होने के लिए, जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, उस पेड ग्रुप में ऐड होने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा। हमारी संस्था की जो सपोर्ट टीम है, सपोर्ट टीम आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी, जहां से आपको डेली क्लास पीपीटी मिलती रहेगी, और डेली क्लास पीपीटी मिलने के बाद आप उसको आसानी से बैठ के रिवाइज कर सकते हैं। हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उससे देखा जाए कंप्लीट होने के 3 से 4 दिन में हमारे यहाँ से किताबें डिस्पैच कर दी जाएंगी। जो हमारा हार्ड कॉपी होगा उसको डिस्पैच कर दिया जाएगा, फिर वो आपके एड्रेस पर पहुंच जाएंगी। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।